हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 74 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 18 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वर्कशीट में हम अपना प्रश्न पत्र को समझने वाले हैं। मतलब कि जो बोर्ड का एग्जाम, प्री बोर्ड का एग्जाम आपके पास आएगा, उसको समझते हैं आज कि वो किस तरीके से आएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये आपके पास इस साल की ये फर्स्ट वर्कशीट है 2021 की, है ना। फर्स्ट वर्कशीट, क्योंकि पीछे तो हमारे पास वेकेशंस थे तो वर्कशीट्स नहीं आई थी। ठीक है, तो अब आपको ये भी पता है कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है वर्कशीट से। लास्ट वर्कशीट जो हमने 73 की थी, उसमें अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया। 1 to 15 चैप्टर्स जितने भी आपके पास, वो सारे कंप्लीट कर लिए। तो अब आपको सारी वर्कशीट्स बहुत ही अच्छे से करनी है, प्लस एनसीईआरटी वो तो करनी है एनसीईआरटी। ठीक है, और सपोर्ट मटेरियल भी करना है। साथ के साथ में ही सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स दिए थे ना सैंपल पेपर, तो वो भी आपको अच्छे से करने हैं। और डीओई की तरफ से आपके पास 2 प्रैक्टिस पेपर भी आए हुए, वो भी आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, हमने कुछ चीजें कर ली है। ठीक है ना, जैसे कि डीओई का प्रैक्टिस पेपर 1 हमने कर लिया है। मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने उसकी वीडियोस अपलोड कर रखी है। ठीक है, और सैंपल पेपर में भी मैंने बेसिक की कर रखी है। ठीक है, एनसीईआरटी के भी कुछ चैप्टर्स की वीडियोस चैनल पे है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, प्लस सपोर्ट मटेरियल वो भी हमने 3-4 चैप्टर उसके कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एग्जाम की। तो इसलिए आज यहाँ पर आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर समझाया गया है। तो ये पेपर भी मैंने आपको समझा रखा है पूरा, कि आपके पास 2 भाग आएंगे पेपर के, ए और बी। भाग ए में 2 खंड होंगे, 1 और 2। ठीक है, जो 1 मार्क ईच होंगे, लेकिन पैटर्न अलग होगा। जैसे कि खंड ए जो है उसमें 16 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको या तो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है, या फिर आंसर इन 1 वर्ड, मतलब एक उसमें आंसर देना होगा 1-2 लाइन में, ऐसा होगा। और जो खंड 2 आएगा, वो आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे, 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 to 20। हमने जो अपने डीओई के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए हैं ना, वो उसी पैटर्न पे किए, प्लस सीबीएसई के पेपर जो है वो भी इसी पैटर्न पे है। ठीक है, तो केस स्टडी में वही आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई से भी 4 करने होंगे। ठीक है, होंगे ये एमसीक्यू। ठीक है ना, मतलब टिक लगाने होंगे आपको इन पे। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट बी वाला जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट में सिर्फ पार्ट ए है। ठीक है, तो जितनी चीजें हमने कर ली है, मैं उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन अब अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। वर्कशीट्स को अच्छे से कीजिएगा 1 से लेके 73 तक। ठीक है ना, चलिए देखते हैं कहां से शुरू किया इन्होंने। खंड फर्स्ट, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। कैसे प्रश्न आ सकते हैं उसके अंदर? देखो, रिक्त स्थान आ सकते हैं या फिर शॉर्ट आंसर्स जो होते हैं। जैसे कि इन्होंने 4 क्वेश्चन हमें दे दिए, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 1 मार्क के। ठीक है, देखो, इसको सॉल्व कराने से पहले ना मैं एक चीज यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि जो आपके पास ये वाले 4 क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना है, इनमें ज्यादा सॉल्व नहीं करना। 1 या 2 वाक्यों में आपको क्या करना है, इसके उत्तर देने, ज्यादा लेंदी नहीं करना है इन्हें। ठीक है, देखो अब शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है, आपको एक एपी दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये एपी का है, चैप्टर नंबर 5 आपकी बुक का। ठीक है, तो एपी दे रखी है, इसके लिए आपको प्रथम पद और क्या करना है, अंतर निकालना है, मतलब कि डी निकालना है। तो प्रथम पद क्या होता है और डी क्या होता है, ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी मैंने आपको बना के दे रखी है, जिसमें मैंने आपको पूरा एपी का कंसेप्ट बता रखा है। अगर आपको वो कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप 1 मार्क के क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, प्रथम पद मतलब तो जो पहला पद है, वो तो मेरे को सीधा सीधा मिल रहा है ए, 34 मिल गया। अब बात आती है अंतर की, डी, वो कैसे निकालते हैं हम? तो वो हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, तो मेरा डी आ जाएगा। दूसरा पद 32 है, पहला पद 34 है, माइनस कर दो, -2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है, दूसरे प्रश्न है, बिंदु, एक बिंदु दे रखी है, उसके निर्देशांक दे रखे हैं तथा वाई अक्ष के बीच की दूरी, मतलब दूरी निकालनी है, तो दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, तभी निकल पाएगी ना दूरी। तो कौन सा चैप्टर हुआ ये, चैप्टर नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, आप कैसे निकाले, दूरी सूत्र लगा के। दूरी सूत्र आप 2 निर्देशांकों में लगा सकते हो, 2 बिंदु होने चाहिए, तो एक तो मुझे दे ही रखा है। दूसरे को देखो, वाई अक्ष लिखा है, वाई अक्ष पे मतलब एक्स 0 होता है और वाई कुछ ना कुछ होता है। मिल गए 2 बिंदु, बस अब दूरी सूत्र लगा दो। तो क्या था, x2 माइनस x1 ना, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सूत्र में भी माइनस है और यहां पर भी, तो प्लस हो गया, प्लस y2 माइनस y1। ठीक है ना,
तो ये हो गया 25 और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। अब आप पता है क्या करो, 25 और 64 को प्लस कर दो तो वो आपका आ जाएगा 89। बस यही छोड़ दो, ये आ गया आपके पास दूरी। आगे इसको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अगर 2 या 3 मार्क में आता तो हम इसे पूरा सॉल्व कर लेते। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर कह रहा है तीसरा प्रश्न है, किसी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को डैश कहते हैं। तो अगर आपको एक सीआई दे रखा हो वर्ग अंतराल, तो इसकी ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा का अगर हम अंतर निकालें तो उसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माप। ठीक है, फोर्थ वाला आपके पास अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास दे रखा है, चांदे की परिधि ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन ना आपके पास वर्कशीट में भी था जब हमने इस चैप्टर की वर्कशीट्स की थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट किया गया है। तो देखो सबसे पहली बात तो अर्धचंद्राकार चांदा कुछ ऐसे ही तो होगा। अब आपको उसकी परिधि ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पर करते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पर परिधि का सूत्र लगाऊं, वृत्त की परिधि वैसे तो 2 पाई आर होती है, लेकिन ये आपको दे रखा है कि इसकी अर्धचंद्राकार चांदा है तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस जो इसकी आकृति बनी हुई है ये तो आ गया मेरा पाई आर, साथ के साथ ये भी तो लूंगी नीचे वाला, ये क्या है मेरे पास व्यास है तो इसका मतलब 2r, इससे इसको कट कर दिया। ठीक है, पाई होता है 22/7। अब बात आती है यहाँ पर आर, व्यास दे रखा है मुझे, तो जब व्यास मुझको दे रखा है तो मैं आर तो निकाल ही सकती हूँ उसको 2 से डिवाइड करके, तो आर मेरे पास यहाँ 7 आ गया। ठीक है ना, तो 22 प्लस 14 आ गया, तो इसका मतलब कितना 36 सेमी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो खंड फर्स्ट था पहला खंड, ये उसके 4 प्रश्न आपको दे रखे हैं कि इस तरीके से आएंगे, यही नहीं आएंगे इस तरीके से आपके पास आएंगे। ठीक है, अब आती है बात खंड दूसरे की। देखो इसमें आपको पता है केस स्टडी क्वेश्चन है, एमसीक्यू, आपको ज्यादा लंबे लंबे उत्तर नहीं देने हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट में देना है और जल्दी से जो आपके पास विकल्प दे रखे हैं उसका जो सही विकल्प है वो लिख देना है। ठीक है, तो पूरा आपको इसको हल नहीं करना है। चलिए देखते हैं कि उस पर हमारे को कैसे क्वेश्चन इन्होंने दिए। केस स्टडी आधारित प्रश्न आपको दे रखा है, कह रहा है पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं, खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभज्य संख्याएं वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। ठीक है, पंकज और भावेश पता है क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। ताश आपको पता है ना जिसमें वो 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब पता है भावेश ने क्या किया, उस गड्डी में से ना जो काले अभज्य संख्या है, मतलब अभज्य संख्या कौन सी होती है, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जिनको हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, तो वो उसने निकाल दिए। साथ के साथ ना उसने लाल बेगम भी निकाल दी। ठीक है, अब उसने बताया उसके बाद क्या क्या, एक पत्ता निकाला, यदि बादशाह आता है, अगर पत्ता निकालने पर बादशाह आता है तो पंकज जीत जाएगा वरना पंकज हार जाएगा। ठीक है, अब पहले तो यही देख लेते हैं कि हमारे पास उस जो पूरा कार्ड है गड्डी है उसमें पत्ते बचे कितने हैं। देखो इतना आपको पता होगा 52 कार्ड्स में जो 13 होते हैं वो रेड होते हैं और 13 ब्लैक होते हैं, लाल और काले होते हैं। सॉरी 13 कह रही हूं, 26 होते हैं। एक सेकेंड, तो 26 रेड है और 26 ब्लैक है, फिर इसमें 13 है। ठीक है ना, अब हुआ क्या, इस गड्डी में से काले अभाज्य संख्याएं निकालनी, तो सबसे पहली बात तो अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी। अभाज्य संख्याएं मेरे पास एक 2 होगी, एक 3 होगी, एक 5 होगी और एक 7 होगी। इतनी तो होंगी अभाज्य संख्या, क्या इससे ज्यादा कोई और अभाज्य संख्या होगी मेरे पास, नहीं। अब ये तो एक सेट की बात हो रही है, काले में तो 2 होते हैं ना, तो दोनों में से ही निकाल लिया मैंने। तो कितने निकाल लिए, 1 2 3 4, तो 4 2 जा 8, इसका मतलब 52 में से 8 काट तो यही निकल गए अभाज्य संख्याओं वाले। उसके बाद बात आती है लाल बेगम की, तो कितनी होंगी लाल बेगम, 2 ही होंगी लाल बेगम तो मेरे पास, एक इसके अंदर और एक इसके अंदर, 2 होंगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें से वो 2 भी हटा देते हैं, तो कुल मिला के हमने 10 पत्ते निकाल लिए, तो बचे कितने 42। 52 में से 10 माइनस करोगे तो 42 ही बचेंगे। पहले पार्ट में तो आपसे वो यही पूछ रहा है, गड्डी में शेष पत्ते, तो 42।
ठीक है। अब कह रहा है गड्डी में कितने चित्र पत्ते शेष हैं। चित्र पत्ते मतलब जो फेस कार्ड होते हैं, जैसे वो होती है ना बेगम हो गई, बादशाह हो गए, ये सारे। तो देखो आपने सिर्फ बेगम निकाली है रेड वाली, वैसे अगर आप देखो ना तो चित्र पत्ते 12 होते हैं। यहाँ अगर मैं लिखूं जो चित्र पत्ते हैं ना वो 12 होते हैं। 12 कैसे होते हैं? रेड में 3 इसमें होते हैं, 3 इसमें, फिर 3 इसमें और 3 इसमें, तो 12 पत्ते होते हैं। 12 पत्ते में से मैंने लाल वाली बेगम निकाली, काली वाली नहीं निकाली है, सिर्फ लाल वाली निकाली है। तो लाल वाली 2 बेगम मैंने निकाली है ना, तो 2 हटा देती हूँ फिर मैं, तो बचे मेरे पास 10 चित्र पत्ते अभी भी बचे हुए हैं मेरे पास गड्डी में। तो कितने बचे? 10। तो बस 10 पे गोला लगा दो, ठीक है ना। अब कह रहा है पंकज के जीतने की प्रायिकता, तो प्रायिकता तो बतानी है किसकी? पंकज के जीतने की। और पंकज जीतेगा कब? जब उसको बादशाह मिलेगा। अगर उसने पत्ता निकाला और बादशाह आया तभी तो पंकज जीतेगा, ठीक है। अब बादशाह तो मैंने एक भी नहीं निकाला गड्डी में से, चारों बादशाह 4 ही होंगे ना, एक इसके अंदर एक इसके अंदर, मतलब 2 लाल बादशाह होते हैं और 2 काले बादशाह होते हैं, तो चारों बादशाह है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रायिकता पूछूं तो कितनी आएगी? ऊपर तो 4 ही आएगा और नीचे आएगा 42। क्यों 52 मत लिख देना गलती से भी, 42 इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ही गड्डी में से कुछ पत्ते हम निकाल चुके हैं, है ना। बस इसे काट दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 21, ढूंढ लो कहां पर है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद बात आती है फोर्थ वाले की। कह रहे 3 का गुणज वाले पत्ते के आने की प्रायिकता, मतलब 3 की जो टेबल में आते हैं वो वाले पत्ते ही आने चाहिए, उसकी प्रायिकता बताओ। पहली बात तो 3 की टेबल में आते कौन कौन सी संख्याएं जो पत्तों पे लिखी होती है? एक तो 3 लिखा होता है, एक 6 और एक 9, यही 3 तो है, और हर सेट में ये 3 होंगे, है ना। कुल मिला के मेरे पास कितने? 4 सेट है ना। यहाँ पर रेड के 2 पार्ट है, लाल वाले के और काले वाले के भी 2 है, तो इसको 4 से गुना कर दिया, तो कितने हो गए? 3 इंटू 4 12 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, आपने अभी काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते तो निकाल दिए थे, और उन अभाज्य संख्याओं में ये 3 तो था, तो इसका मतलब जो काले पत्ते हैं उनमें दोनों में 3 नहीं होगा, तो वो 2 माइनस कर देते हैं, तो आ गया मेरे पास 10, ठीक है। बस अब प्रायिकता निकाल लो, तो 10 ऊपर आएगा और नीचे कितना आएगा? 10 ऊपर और नीचे 42, कट कर दो आप इसको, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 21 आ जाएगा, तो ए आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए, वैसे तो 4 क्वेश्चन हमारे हो गए जो केस स्टडी में हमें 4 करने हैं पेपर में, कोई से भी 4 कर सकते हैं, तो हमने स्टार्टिंग के 4 कर लिए। अब 5th वाला भी हम समझ लेते हैं, लेकिन आप पेपर में कोई से भी 4 ही करके आना जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है। 5th में कह रहे हैं ना गुलाम ना बेगम आने की प्रायिकता, ना तो गुलाम होना चाहिए ना ही बेगम होनी चाहिए, ये दोनों नहीं होने चाहिए, उनकी प्रायिकता बताओ। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूं गुलाम आपके पास है कितने, गड्डी में कितने गुलाम है? मैंने तो एक भी गुलाम निकाला नहीं है, तो सारे के सारे गुलाम गड्डी में ही है, मतलब तो कितने होंगे? 4 होंगे, सब में एक एक होता है ना, मतलब 2 लाल गुलाम होते हैं और 2 काले होते हैं, तो 4 तो यही हो जाएंगे गुलाम। अब बात आती है बेगम की, तो गड्डी में बेगम होती कितनी है? 2 लाल बेगम होती है और 2 काली बेगम होती है, तो वैसे तो 4 होती है बेगम, लेकिन स्टार्टिंग में ही भावेश ने क्या किया था? 2 लाल बेगम निकाल ली थी ना ये वाली 2, तो वो 2 हटानी पड़ेंगी मुझे, तो इसका मतलब बेगम मेरे पास अब 2 ही बची। तो प्रायिकता निकालिए ना आने की, तो ये 6 पत्ते नहीं आने चाहिए, 4 ये और 2 ये, तो ऊपर तो आ जाएगा 6 और नीचे ऊपर 6 आएगा, नीचे कितना आएगा? 42, कट कर दो आप इसको, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा? अच्छा आप इसे डायरेक्ट काट दो, 6 की टेबल से भी कट हो रहा है ये, 2 की टेबल से भी काट सकते हो, आपकी मर्जी है, किसी से भी काट सकते हो, तो 1/7, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे आपके पास केस स्टडी क्वेश्चंस, तो आपको पूरे पूरे सॉल्व नहीं करने, शॉर्ट में सॉल्व करना है और जो सही विकल्प है उसको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए, ये 74 वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हो गई। अब जो इसका भाग बी है ना वो हम 75 में समझेंगे, ठीक है ना। वर्कशीट नंबर 75 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।